कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है मैंने कहा था कि हरियाणा जो है हरियाणा ग्रुप डी के लिए मैं स्पेशल क्लासेज आपको जो है स्टार्ट करने वाला है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और हर एक जो है सब्जेक्ट के देखेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में जो पूछे गए हैं हरियाणा ग्रुप डी में। ठीक है, तो खास करके अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको पता है कि उसका मेन मूल मंत्र होता है कि पहले प्रीवियस ईयर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में किस तरीके के किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं हम उसको ही आधार मान के जो है प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसा ही प्रश्न उसी तरीके के पैटर्न से एग्जाम होता है। तो हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों का डिमांड था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो प्रीवियस ईयर पे भी हम लोग आ चुके हैं। मॉडल सेट भी आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं और टेस्ट भी आप लोगों को हम डेली करा रहे हैं शाम में। तो ये सारे के सारे आप लोगों को फैक्ट तो सिलेक्शन के लिए क्लासेज बिल्कुल आपको फ्री कर दिया गया है। मैंने आप लोगों से कहा है कि ये जो है यूट्यूब पे क्लासेज बिल्कुल इसका फ्री रहेगा और साथ में इसके पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी एंगल से क्लास को मिस मत करना। क्लास सुबह शाम जो है कराया जा रहा है। तो चलिएगा हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही हम अपना क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, हर एक प्रश्न करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न करेंगे, आप केवल क्लास को अंत तक देखो। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में मोर को ये लिखा जाता है मोह को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में भी को जो है क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप ये देखोगे रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, और रीजनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हो तो मुझे लगता है कि आप रीजनिंग में एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे और मैथ में, क्योंकि जड़ से ख़त्म कर देंगे हम लोग रीजनिंग मैथ को, साथ में साइंस और जीके को भी। जीके तो आसान है, हरियाणा से रिलेटेड खास करके ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और करेंट अफेयर के, तो उसकी भी क्लास हम स्पेशल करा देंगे। जो जो आप कहिएगा वो बिल्कुल होगा, केवल और केवल आपको डेली क्लास करना पड़ेगा तो ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर हम क्लास करा रहे हैं अगर आप नहीं करोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो डेली क्लास को करना पड़ेगा। आप देखिएगा समझिएगा यहाँ पे कि जो है रीजनिंग का प्रश्न है तो सबसे पहले कभी भी किसी भी जो है एग्जाम में आप बैठो और रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व कर रहे हो और पूरा में पूरा नंबर चाहते हो तो जो दिया है उसको आप लिखो ताकि आपको पता चल सके कि इसमें हुआ क्या है। फिर उसके बाद से मोव लिखा है MOVE, इसको कह रहा है कि मोव को लिखा जाता है 3254। उसके बाद से यहाँ पे आप देखोगे कह रहा है भी का कोड क्या होने वाला है, तो बिल्कुल सिंपल है। हम सिंपल तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है आ, ये M मिल रहा है हमें ऊपर नीचे और O मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कट गया, E से E कट गया, मतलब कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ये 4 से ये 4 मिल रहा है, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात नीचे बचा भी और इधर बचा 5। तो हमसे कोई पूछेगा कि भी का कोड क्या है तो 5 है। बिल्कुल आसान था ये प्रश्न। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे, मुझे लगता है गलती किसी भी एंगल से आप नहीं करोगे। अगर आप इसके कोड पे जाओगे तो M होता है 13 पे जबकि लिखा है 3, O होता है 15 पे लिखा है 2, मतलब इस तरीके से तो इसका कोड नहीं दिया था। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है जब भी इस तरीके के प्रश्न आए एक अक्षर का वैल्यू निकालने के लिए तो आप लिख के दोनों में कॉमन देख लेना, आपका आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप सपोर्ट के तौर पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर क्लासेज आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे और बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे पता होगा, लेकिन अगर लगेगा कि हाँ आपके लिए मेहनत किया गया है तो आप बिल्कुल सपोर्ट जरूर करिए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिएगा
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पे ये दिया गया है, इसके बाद ये लिखा गया, इसके बाद ये लिखा गया, इसके बाद ये, तो अगला पद हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट का समय दूंगा, आप खुद से सोचोगे और मेरे साथ सॉल्व करोगे। आपको कोशिश करना है कि जितने भी प्रश्न है वो मेरे साथ, मेरे से पहले प्रश्नों के राइट उत्तर आप खुद से बताओ। ठीक है, चलिएगा हम देख लेते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हम पहला अक्षर देखेंगे डी, यहाँ पे पहला अक्षर ई, ई के बाद पहला अक्षर एफ, एफ के बाद से जी, तो जी के बाद से क्या आएगा, आप देख रहे हो +1 किया गया है, पहला +1 मात्र +1 कर रहा है, तो आप जी के बाद से कहाँ पे जाओगे, एच। मुझे लगता है आसानी से आप समझ गए होंगे कि पहला अक्षर एच ही आएगा। फिर दूसरा अक्षर चेक कर लो, दूसरा अक्षर यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, मतलब ओ ही आएगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब लास्ट अक्षर हमें बनाना है, तो लास्ट अक्षर चेक कर लो, एस यू भी। एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, मतलब +2, यू के बाद भी लिखा है, मतलब यू के बाद भी, यहाँ पे देखिएगा हमने एक अक्षर छोड़ दिया, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, तो भी के बाद से, भी के बाद से डब्ल्यू। देख रहे हो, एक एक प्लस किया गया है, आप आसानी से समझ गए होंगे, सब में +1 कर दिया है। ठीक है, तो आपने भी +1 किया है, तो HOW जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो है गणित का प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको गणित में ज़्यादातर परेशानी होती है, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डेली क्लासेस कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मैथ रीजनिंग का। ठीक है, बहुत सरल और सिंपल तरीके से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांस है, जिन टॉपिकों से जो सिलेबस में है, हम उनको पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसमें का नहीं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। आप यहाँ से रख लो 4 पाई का वैल्यू रख लो 22/7, और आर का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, तो ये छोड़ दो, बराबर 154। अब देखो 22 के पहाड़े में, 22 के पहाड़े में कितने मर्त में आता है, 22 के पहाड़े में कितने मर्त में आएगा, 7 मर्त में आ जाएगा। ठीक है, अब ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ये नीचे का गुणा उधर, तो R² बराबर क्या हो जाएगा, R² बराबर हो जाएगा 7 गुना का 7×7 = 49, और बटा में नीचे आ जाएगा ये 4, ये 4 गुणा में है R के, ये नीचे आ गया। अब R² है, हमें R का वैल्यू निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ से हट के इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर लो, और डेली क्लासेस करना है आपको हर एक सब्जेक्ट का, बिल्कुल जो कि फ्री है। आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और साथ में टेस्ट डेली दो, शाम में जो टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है उसको दो, ताकि आपका स्कोर बढ़ता रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कितने वर्षों में 7200 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 360 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। अब बताओगे क्वेश्चन नंबर 4 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी आपको राइट उत्तर लग रहा है, सबसे पहले बताने की कोशिश करोगे। आपको फॉर्मूला साधारण ब्याज का पता होना चाहिए, तब जाके प्रश्न आप बनाओगे। साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, यही तो फॉर्मूला होता है। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। कितना दिया है मूलधन,
7,000 रुपये, 7,200। इसने कहा है 360 रुपया, 360 रुपया ब्याज, कितने मूलधन पे? 7200, गुणे टी, टी मतलब कितने वर्षों में, हमें नहीं दिया गया है टाइम। दर कितना है? 4%, और बट्टा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका देख लो, 36 दूना 72, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा 5 मर्क में। अब देखो, इधर है 4, इधर है 5, टी का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 5/4, भाग में चला जाएगा। ये टी में गुणा है 4 तो इधर जाएगा तो भाग में, 4/5 का मतलब क्या होता है? 1.5, 1.25 होता है। 1.25 जो है बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंक निर्धारित करता है। 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो, आप इसे वीवीआई कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहुत भारी है, जबकि ये देखने में बहुत लंबा है पर है बहुत ईजी। अगर आप थोड़े से नॉर्मल तरीके से इसे समझने की कोशिश करोगे तो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हमने मान लिया कि मूलधन, हमारे पास कोई सामान 100 रुपया का है, ठीक है, और मैं उसका जो है मूल्य 100% अधिक रख रहा हूँ। मतलब अगर 100 रुपया का सामान है तो 100% अधिक अगर इसको करूंगा तो ये जो इसका प्राइस हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि इसका जो प्राइस है एमआरपी ये 200 है। पर इसने कहा कि भाई साहब आपको 26% का ही लाभ कमाना है, तो आप खरीदे हो कितना में? खरीदे हो 100 रुपया में। तो 100 रुपया पर जितना आपको लाभ कमाना है उतना में बेचना पड़ता है। अगर मान के चलो कि मुझे 50% अधिक लाभ कमाना, 50% लाभ कमाना है तो हम 100 वाला सामान 150 में बेचते हैं तो 50 रुपया फायदा हो जाएगा। उसी प्रकार 26% का लाभ कमाना है तो हमें 126 रुपया में बेचना पड़ेगा। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 100 का सामान अगर 126 में बेच देते हैं तो हमें जो है 26% का लाभ हो जाएगा। इसने कहा है कि जो आपका प्राइस एमआरपी है 200, 200 से आपको करना है क्या? 126 में बेचना है। तो हम कितना यहाँ पे कम में बेच रहे हैं? तो 200 वाला सामान जो है, हम तो लिखे हैं 200 रुपया, प्राइस एमआरपी 200 है, पर बेच रहे हैं किसी से 126, क्योंकि हमें फायदा कमाना है मात्र 26%, प्रश्न में बोल दिया है। तो हम कितना का छूट दिए हैं? उससे बोलेंगे कि भाई साहब हम आपको 74 जो है छूट दिए हैं, 74 रुपए का। पर इसने कहा है भाई साहब प्रतिशत में बताओ, 74 रुपया कितने पे छोड़े हैं? 200 पे, और गुणे 100, हमेशा एमआरपी पर छूट होता है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के पहाड़ में 37 दूना 74। मुझे लगता है कि इससे आसान आपको नहीं समझ में आने वाला है कहीं पर भी यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि जो है प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल एक लाइक जरूर आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, आप लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो इस क्लास को एक लाइक तो जरूर करोगे और क्लास को शेयर भी कर दोगे अपने ग्रुप में, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। कह रहा है, कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें और 27वें स्थान पे है। इसकी कक्षा में कुल कितने जो है अभ्यर्थी हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कार्तिक अपने कक्षा में शीर्ष से 19वें और 27वें स्थान पे है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि शीर्ष से जो है 19वें नंबर पे है और जो है नीचे से 27वें नंबर पे है। तो उस कक्षा में टोटल जो है लड़कों के अभ्यर्थियों की संख्या जो है हमें बताना है। अब हम सरल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे समझोगे आप लोग, मान लो ये शुरू से कोई व्यक्ति है, इसने कहा शीर्ष से, मतलब शुरू से अगर कोई व्यक्ति है तो आप इसे काउंट करोगे तो ये आएगा यहाँ पे वो व्यक्ति 19वें नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे ये खड़ा है।
इसको आप यहाँ से काउंट करते जाओगे तो 19वें नंबर पे, पर इधर से अगर आप काउंट करते आते हो, इधर से आप काउंट करते करते आते हो तो ये आ जाता है कितने नंबर पे, 27 नंबर पे। ये कह रहा है कि अगर आप शुरू से काउंट करोगे ऊपर से तो हम आएंगे 19वें पे, और इधर से काउंट करोगे तो हम आ जाएंगे 27वें नंबर पे। तो टोटल हमें बताना है कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हो। तो टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे वाले दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो रहा है आपका, 46। पर आपको ध्यान देना है कि इसमें जो एक वो व्यक्ति यहाँ पे बीच में खड़ा है, इसको हमने शुरू से भी गिना है, अंत से भी गिना है, 2 बार काउंट कर लिया है। मतलब एक व्यक्ति तो इसमें 2 बार हमने काउंट किया है, यही तो गलती कर देंगे भाई साहब, इसमें तो एक ही बार वो व्यक्ति खड़ा होगा, इसको हम दोनों तरफ से काउंट किए हैं तो एक घटा लेंगे, तो ये बचेगा आपके इसमें 45। मुझे लगता है कि अब आप गलती नहीं करोगे, इसमें टोटल जो पंक्ति में लोग खड़े हैं ये 45 है। अब जो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है दिए गए समीकरण को सरल कीजिए। जो दिया गया समीकरण है इसको जो है आपको सरल करना है, बहुत ईजी है, बहुत सरल तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के नियम अगर आपने पढ़ रखा है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स का नियम क्या होता है हम आपको बता देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले जहाँ पे भी भाग दिखे उसको हम करते हैं, फिर उसके बाद से गुणा को करते हैं, फिर गुणा के बाद से हम जोड़ते हैं, और जोड़ के बाद अंत में घटाते हैं। मतलब आपका क्लियर होना चाहिए बोर्ड मार्क्स का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम भाग देंगे, भाग के बाद से गुणा करेंगे, गुणा के बाद से जोड़ेंगे, और जोड़ के बाद से हम जो है अंत में माइनस करेंगे। तो ये लॉजिक अगर आप को याद है तो मुझे लगता है कि आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाला है इसको सॉल्व करने में। हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 16, फिर प्लस है तो प्लस, क्योंकि हमें प्लस को पहले हल नहीं करना है, हम पहले भाग देंगे। यहाँ पे भागा लिखा हुआ है तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, माइनस 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 गुना का 6। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब देखिए 16 और 5 कितना होता है, 16 5 21, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो 21 में से 6 जाता है, कितना होता है 15। हमें क्लियर है, हमें लगता है कि बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी, क्या आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया है? सभी लोग बताएंगे क्या आपका भी ऑप्शन नंबर सी ही आया है? अगर सी आया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 19 दर्जन वस्तुएं 390 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा। अच्छा जी, एक दर्जन का दाम है 390 रुपया और खरीदा है 19 दर्जन। इसने प्रत्येक वस्तु यहाँ पे कितना में बेचा है, 78 रुपये की दर से बेच दिया है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए प्रश्न बहुत ईजी है, पर आपको यहाँ पे घुमाया गया है। अगर आप हड़बड़ाओगे तो ये प्रश्न 100% गलत कर लोगे अगर एग्जाम हॉल में दे दिया जाए तो, क्योंकि वहां पे जो है आपके माइंड बिल्कुल जो है गड़बड़ होता है, क्योंकि हर एक प्रश्न को देखना है और फास्ट करना है। तो यही फायदा है कि अगर आप डेली क्लास करोगे तो ऐसे प्रश्न करके जाओगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसने कहा है कि एक दर्जन का जो मूल्य 390 रुपया है। देखिए 390 रुपया प्रति दर्जन लिखा हुआ है, तो देखिए 390 प्रति दर्जन का मतलब हुआ कि 12 वस्तु, ठीक है, हम 12 वस्तु मान लेते हैं, 12x, 12 वस्तुओं का दाम जो है 390 है। हम एक वस्तु का दाम यहाँ से निकालेंगे तो 12 3 36, कितना हुआ, 12 3 36, और बच जाएगा 3, अर्थात पूरा नहीं कट रहा है जी। हम इसको क्या करते हैं, 90 बटा लिख देते हैं यहाँ पे 12, और काट देते हैं यहाँ से कितना से, 3 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से, 6 4 का 36, 6 5 30, ये हो जाएगा 2, अर्थात 65 बटा 2। और ये है एक वस्तु का बेचना है हमें 78 रुपये में, खरीदे हैं 65 बटा 2 में, बेच रहे हैं 78 में, अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं कि 65 बटा 2 को हम लिख लेंगे, 65 बटा 2 पूरा भाग दे दो, 3 दूना के 6, 2 दूना का 4, 5, 32.5
हमने खरीद रखा है कितना में, 32.5 में, और हम एक वस्तु को बेच रहे हैं। देखिए लिखा है प्रत्येक वस्तु को 78 रुपये की दर से बेचा जाता है। तो हम सबसे पहले खरीदे कितने में है, 32.5 रुपये में एक वस्तु, बेचे कितना में है एक वस्तु, 78 में। तो यहाँ से देख लो कितना का लाभ हो रहा है, घटा लो आप, ये तो हो जाएगा 0.5, 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपका ये हो गया 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है, बट्टा कितने पर लाभ हुआ है, 32.5 पे गुणे 100। अब यहाँ से देख लो, आप कर लो, ये पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो, और यहाँ पे आप जो है भाग दे दो। ये डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट हटा लेना और भाग दे देना। 5 के पहाड़े में 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 5 के पहाड़े में 20 पचे 100, फिर 5 के पहाड़े में 4, 5 के पहाड़े में 13 पचे 65। ये जो है गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 2 27, 5 चौके 20, 4 चौका 16 और 2 18, बट्टे में हो जाएगा 13। 13 का में 13 कितना हो रहा है आंसर, 13 का में 13 कितना बचा, 13 5 18, 5 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52 कितना हुआ, 57 में से 52 गया, 52 5 57, 13 तिया 39, लमसम ऑप्शन नंबर सी 143 पॉइंट, 143% का लाभ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक संख्या जो है 7 अंकों की है, जो यहाँ पे दी गई है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए का जो है न्यूनतम मान क्या होगा। ए का जो है न्यूनतम मान बताना है हमें, मतलब ए का सबसे छोटा वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या दिया गया है, आप इसको लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ पे 0 है। कह रहा है कि ये 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है तो ए का वैल्यू हमें निकालना है, वो भी छोटा से छोटा। तो आप सबसे पहले 1 रख के ट्राई कर सकते हो, या 3 की विभाज्यता का नियम ये भी कहता है कि इसके अंकों को आप जोड़ लो और कितना घटेगा 3 से भाग देने में, वो भी हो जाएगा, ये भी तरीका एक होता है। या आप सबसे पहले सबसे छोटी अंक है 1, तो 1 ही रख लो यहाँ पे, अब भाग दे दो, 3 के पहाड़ा में ये हो जाएगा, कट जाएगा, 18 तिया 54, फिर ये 5 2 27, 3 3 27, और ये 21 3 7 21, बिल्कुल कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही, 1 रखने पर देख लो 3 से पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है, बहुत आसान था, आप कर सकते थे जो भी तरीका आपको पता था। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक सम संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। अब देखिएगा प्रश्न में सिंपल आपसे बोल दिया गया है कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जो है प्रश्न को लिख लो, तब जाके कोई भी गलती नहीं होगा। 3 8 5 1 7 6 4, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 1 जोड़ना है, किस में, विषम में। विषम कौन कौन है, उसमें 1 जोड़ दो, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ठीक है, इसमें 1 जोड़ना है, और सम में 2 घटाना है। सम कौन है, जिसमें 2 से भाग लगता है, उसमें से 2 घटा देना है, इसमें से भी 2 घटा देना। अब बना लो, ये हो जाएगा, 1 जोड़ोगे 4, ये घटा दो 6, ये जोड़ दो 6, ये जोड़ दो 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। इसने कहा है कि बाएं से दूसरा, बायां से ये दूसरा, और दाहिने से दूसरा, दाहिने से देखिएगा दूसरा, दाहिने से दूसरा 4, तो 4 और 6 का योग मतलब होता है जोड़, तो 6 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान था, अगर आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ रखा है तो गलती नहीं करोगे किसी भी एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा हम लोगों को, ठीक है। पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या है, 27 से 31 लिखा है, 27 से 31, आप कहोगे भाई साहब 4 जोड़ दिया है, 31 से 40 भाई साहब 9 जोड़ दिया है, 40 से 56 भाई साहब 16 जोड़ दिया है, 56 से 81
भाई साहब 56 से 81 कितना जोड़ा है? 25। कुछ आपको समझ में आया? कुछ आपको समझ में आ रहा है? आप कहिएगा बिल्कुल आ रहा है भाई साहब। ये 4 जो है 2 का वर्ग जोड़ा गया है, 9 जो है 3 का वर्ग लिखा गया है, 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 2 2 3 4 5, 5 के बाद से क्या होता है 6, 6 का वर्ग क्या होता है 36, यानी कि हम 36 जोड़ लेंगे। तो 1 और 6 जोड़ेंगे 7, अर्थात अंत में 7 आना चाहिए, इकाई का अंक 7 होना चाहिए। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 117 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न था और ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। 4,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 13वें नंबर पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? आप अपना अपना दिमाग फटाफट से दौड़ाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो जब भी आपसे बोला जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, डी बराबर पी गुणे आर बटे 100 गुणे आर बटे 100। अब ये आर क्या होता है? तो दर होता है। पी क्या होता है? मूलधन होता है। डी मतलब होता है अंतर, डिस्टेंस। तो दोनों के बीच के जो अंतर है उसके बराबर होता है मूलधन गुणे दर बटा 100 गुणे दर बटा 100। 2 वर्षों का है इसीलिए ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे अंतर निकाल देते हैं। हमारे पास मूलधन है 4,000 रुपया और समय हमारे पास है 2 वर्ष, तो दर को 2 बार लिख देंगे, आर बटा 100 गुणे आर बटे 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब गुणा कर लो, 66 36 में 4 से गुणा करो, 36 चौका 144 और उसमें 10 से भाग देना है। नीचे देखो 10 अभी बचा है, तो 1 जीरो का मतलब होता है 1 अंक पे पॉइंट। मुझे लगता है कि आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना तो बिल्कुल चालाक हो और ऐसे प्रश्नों को आसानी से एग्जाम हॉल में फोड़ के आओगे अगर आप डेली जो है हमारे साथ मेहनत करोगे। तो कहीं से किसी तरीके का कुछ भी प्रश्न पूछ ले, आपको हम वैसा तो तैयार बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप समय देते हो तो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अ, और इस प्रकार से एक ग्रुप बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसने कहा है कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही हमें बताना है। इसमें जो अलग हमें लग रहा है वो जो है हमारा इसमें राइट उत्तर है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें अलग कौन है, किसी भी तरीके से हो, पर यहाँ पे अलग छांटना है हमें अपने तरीके से। यहाँ पे जो भी लगे कि अलग है उसी का हमें यहाँ पे बताना है राइट उत्तर। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये HBW लिखा है, ठीक है, PJF लिखा है, FWB लिखा है। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। देखिएगा हम यहाँ पे समझा रहे हैं अंतिम से। चलो, W होता है 23 पे, Q होता है 17 पे, M होता है 13 पे। आप देखो कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना माइनस किया गया है, 6 ठो, और यहाँ से यहाँ जाने में माइनस कितना किया गया है, 4। 6 4 का अंतर है। यहाँ पे देख लो, F होता है 6 पे, Z होता है 26 पे, V होता है 24 पे। आप यहाँ पे भी देखोगे 6 में से 6 घटेगा, 0 होता है, 0 मतलब 26 होता है, 26 पे Z होता है, ठीक है। 26 में से 4 जाएगा, 24 होता है, ये भी सही है। अच्छा, इन दोनों को चेक करते हैं क्या वही लॉजिक है कि नहीं। P होता है 16 पे, J होता है 10 पे, F होता है 6 पे। यहाँ से देखो अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ से अंतर 4 का, ये भी तो सही है भाई साहब, 6 4 का लॉजिक लगाया है। अब चलते हैं हम लोग पहला वाला ऑप्शन पे। इसमें लिखा है H 8 पे होता है, W 23 पे होता है और B 2 पे होता है। देखो यहाँ पे अंतर क्या 6 का है, यहाँ पे क्या अंतर 4 का है,
बिल्कुल नहीं है, तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि यहाँ पे 6y512 संख्या 8 और 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का अंक y का मान जो है हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 के राइट उत्तर हमें बताना है। मुझे लगता है कि बहुत ईजी है और थोड़ा सा अगर आप भी दिमाग लगाते हो तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चौंक जाओगे। सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें दिया गया है 6y512। इसमें कह रहा है कि आपको 8 से भी भाग लगना चाहिए और 9 से भी भाग लगना चाहिए। ऐसी संख्या हमें बनाना है, वो जो है y की जगह पे वैल्यू हमें रख के बनाना है। ठीक है, y की जगह पे क्या रखें? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक में भाग लगने चाहिए, 3 अंकों में भाग लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 से अंतिम के 3 अंकों में भाग दे दो, पूरा पूरा भाग लग जाएगा भाई साहब, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 8 का क्यू है, यानी कि 64 मत में पूरा पूरा भाग लग गया। बिल्कुल आसान हो गया कि ये जो शब्द दिया गया है इसमें तो हमारा काम हो गया कि 8 से भाग लग रहा है। अब किससे भाग देना है? 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इनके अंकों का योग 9 से भाग लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 और 5 8, 8 6 14, 8 6 14 और 14 में एक ठो बचा हुआ है y। y का वैल्यू क्या रखे हैं कि 9 से भाग लग जाए। 9 से 14 में भाग लगने नहीं लगता है। 9 9 दूना 18, अर्थात 18 लाना है तो 14 में क्या जोड़ेंगे? 14 और 4 जोड़ देते हैं 18। y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे क्लास से जुड़ना ना भूलें। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग शाम में टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।